सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। लास्ट क्लास हम लोगों ने ऑल्टरेशन इन शेयर कैपिटल कंप्लीट कर रखा है। क्या बताओ, ऑल्टरेशन इन शेयर कैपिटल हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आप सबको ये वाला, ये कर लो, काफ़ी है। ठीक, आज हम लोग बाईबैक देखने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक होने वाला है बाईबैक। एक पेज ले लेता हूँ मैं फटाफट। ओके देखने वाले हम लोग बाईबैक, बाईबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। बाईबैक, बाई बैक ऑफ शेयर्स देखेंगे हम लोग। क्या बताओ फटाफट, बाय बैक ऑफ शेयर्स। ये है सेक्शन, हमारा सेक्शन है 68। सबसे पहले क्वेश्चन, बाय बैक का मतलब क्या होता है? बाय बैक का मतलब होता है कुछ सामान तुमने पहले दिया है, उसको आप दोबारा से आप खरीद रहे हो। ये कौन सा सामान है? ये शेयर्स है, ठीक है। क्या बताओ, शेयर्स आपने, शेयर्स जो है अपने सेल किया है, ठीक है। अब दोबारा से इसको तुम परचेज करना चाहते हो। दोबारा से आप क्या करना चाहते हो बताओ? परचेज, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके, सुनो आप अच्छे से। ये जो बायबैक ऑफ शेयर्स है, इसको करने के लिए अपने को क्या चाहिए होगा, पहले ये बता दो। हमने शेयर्स जो है मार्केट में छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब अपने को वापस उन शेयर्स को खरीदना है। क्या करना है बताओ? वापस उन शेयर्स को आपको खरीदना है, ठीक है। मार्केट में बहुत ज़्यादा शेयर्स जा चुके हैं, आपको शेयर के प्राइस को इंक्रीज करना है। तो आप क्या करोगे? मार्केट से शेयर जो है वो कम कर दोगे। कम कैसे करोगे? बाय बैक कर लोगे, खरीद लोगे। एंड मार्केट में जैसे तुम्हारा सप्लाई कम रहेगा, डिमांड ज़्यादा इंक्रीज होगा, शेयर के प्राइसेस इंप्रूव होंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? सिंपल सिंपल सा फंडा है। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये एक रीज़न है, इसमें बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझ लो कि एक एक इंपॉर्टेंट मैं तुमको रीज़न बता देता हूँ, वन रीज़न बता देता हूँ। रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन एक रीज़न तुम समझ लो, उसके बाद हम लोग बायबैक का पूरा प्रोसीजर देखेंगे, क्योंकि रीज़न तुमको एग्जामिनेशन में पूछेगा नहीं डायरेक्टली। तो एक रीज़न समझो सबसे पहले। बायबैक हम लोग करते हैं इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए अर्निंग पर शेयर, ईपीएस को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग बायबैक करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक सब्जी मंडी है, एक सब्जी मंडी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सब्जी मंडी में एप्पल्स बिक रहे हैं। सर सब्जी मंडी में फ्रूट्स, हाँ बिकते भाई। तो सब्जी मंडी में एप्पल्स बिक रहे हैं, ठीक है। एप्पल का जो सप्लायर है, एप्पल का जो सप्लायर है, उन्होंने इन एप्पल्स को मार्केट में ₹10 से बेचा है, ठीक है। मार्केट में जो है सप्लाई किया है एट द ₹10, ठीक। अब क्यों एट ₹10? क्योंकि बहुत सारे एप्पल्स थे इसके पास। उसने क्या किया है? मार्केट में बहुत सारे एप्पल्स छोड़े। तो बहुत सारे एप्पल्स अभी मार्केट में प्रेजेंटली बिकने के लिए रेडी है। तो जब कोई भी तुम्हारा सप्लाई ज़्यादा रहेगा, जब तुम्हारा सप्लाई ज़्यादा रहेगा फ्रॉम द डिमांड, तो उसका प्राइस क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, है ना। मार्केट में जाके देख लो, हर जगह एप्पल है, कहीं से भी खरीद लो। तो जो भी कम प्राइस में देगा वहाँ से खरीद लेंगे हम लोग। तो डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे? सप्लायर ने क्या सोचा? सप्लायर ने सोचा कि एप्पल्स मैं दोबारा से मार्केट से खरीद लेता हूँ, लिमिटेड क्वांटिटी में मार्केट में मैं एप्पल्स छोड़ूंगा। और जब तुम मार्केट में जाते हो, देखते हो कि यार एप्पल्स कहीं नहीं है, किसी एक दो दुकान में है, तो वहाँ पे जो भी मुंह बोला प्राइस वो लोग बोलेंगे ना, उस प्राइस में तुमको खरीदना होगा। मतलब आपका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, शायद ₹100 हो जाए। क्या ये समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से शेयर्स काम करते हैं, ठीक है। तो कंपनी है, कंपनी ने मार्केट में क्या छोड़ा? शेयर्स। अब शेयर्स बिक रहे हैं एट ₹30, ठीक है। तो कंपनी को करना ये है, कंपनी के पास प्रॉफिट है, कंपनी के पास अर्निंग बहुत सारे है, पैसा है, कंपनी के पास पैसा है। अब वो सोच रहे हैं कि यार मेरा जो शेयर का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसको इंक्रीज कैसे करें। यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा हो चुका है। क्या हो चुका है? सप्लाई बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसको हम लोग क्या करते हैं? वापस से खरीद लेते हैं, ठीक है। तो अगर पकड़ लो 1000 शेयर मार्केट में था, उन्होंने 500 शेयर्स वापस खरीद लिया, ठीक है। तो जैसे ही 500 शेयर्स उन्होंने वापस खरीद लिया, तो क्या हो गया बताओ? मार्केट में शॉर्टेज हो गया शेयर्स का। और जैसे ही शॉर्टेज हो गया, शेयर्स के दाम जो है वो इंक्रीज होने लग गए। क्या होने लग गए? इंक्रीज होने लग गए। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इंप्रूव करने के लिए अर्निंग पर शेयर, क्या ये समझ में आ रहा है? ये एक कारण है, ठीक।
अब बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि इंप्रूव करना रिटर्न ऑन कैपिटल, नेट वर्थ, ठीक है, लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स को वैल्यू देना, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स है वो सोच रहे हैं यार इतने कम पैसे में हम लोग होल्ड कर रहे हैं, इसका प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा है। जैसे तुम शेयर खरीद लोगे लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स का वो देखेंगे, वो लोग देखेंगे कि यार प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्या है समझ में आ रहा है? हाँ जी, कंसोलिडेशन ऑफ द स्टेक, ठीक है। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, गॉट इट। अब मार्केट में जब तुम्हारा, देखो ये जो शेयर है ना, ये एक प्रकार का तुम्हारा हिस्सा है कंपनी का, घूम रहा है मार्केट में, बहुत सारे हिस्से घूम रहे हैं, ठीक है। कोई भी बंदा आके टेक ओवर कर सकता है, बहुत सारे शेयर खरीद के वो कंपनी को खरीद ले सकता है, समझ में, अच्छा खासा स्टेक ले सकता है। तो इसको कहा जाता है अनवेलकम्ड, अनवेलकम्ड क्या बताओ, अनवेलकम्ड टेक ओवर बिड्स, ठीक है। तो कोई भी बंदा ऐसा ना करे, इसलिए तुम मार्केट से शेयर गायब कर देते हो, कम कर देते हो, बाय बैक कर लेते हो, फटाफट खरीद लेते हो, सो दैट कोई भी अनवेलकम बिड आगे बिड ना दे और शेयर्स खरीद ना ले। समझ में आ रहा है ना? अपने कंपनी का स्टेक जो है अपने पास रखना चाहते हो तुम। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये सारे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब सिंपल ये फंडा समझ में आ चुका है कि भैया बाय बैक होता क्यों है, ये सारे अनेक रीजंस है, ठीक है। अब करेंगे कैसे? बाय बैक के लिए अपने को चाहिए क्या? बायबैक के लिए अपने को चाहिए क्या? जब भी हम बायबैक करेंगे तो अपने को चाहिए मनी, अपने को चाहिए धन, पैसा चाहिए अपने को। बायबैक करने के लिए अपने को क्या चाहिए बता दो फटाफट दोस्तों। बायबैक करने के लिए अपने को चाहिए पैसा, ठीक है। तो पैसा आएगा कहाँ से? क्योंकि तुमने मार्केट से तुमने क्या खरीदना है? शेयर्स। शेयर्स तुमने मार्केट से खरीद लेना है, तुमने मार्केट से शेयर्स खरीद लेना है। तो अगर तुमको मार्केट से शेयर्स खरीद लेना है, तुमको अगर मार्केट से शेयर खरीद लेना है, तुमको अगर मार्केट से शेयर्स खरीद लेना है, तो तुमको चाहिए क्या? पैसा चाहिए होगा, ठीक है ना। क्या चाहिए होगा? पैसा। अब सर अभी अभी आपने कहा था कि सर कंपनी के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो वो पैसे के लिए चिंता क्यों करे? चिंता नहीं बेटा, पैसा कंपनी के पास है, लेकिन हर पैसा कंपनी टच नहीं कर सकता इन सब चीज़ों के लिए। बायबैक के लिए हर जगह से तुम पैसा नहीं ले सकते। तो कहाँ से तुम कंपनी के पास जो, कहाँ कहाँ से, कौन से अकाउंट से तुम पैसा निकालोगे? सबसे पहला आता है फ्री रिजर्व। सोर्सेस ऑफ बायबैक देखेंगे हम लोग, ठीक है। सोर्सेस ऑफ बाई बैक। तो पहला, सबसे पहला भंडार जो है इस पे तुम हाथ डालोगे वो है फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व, ठीक है। दूसरा है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अकाउंट। जब तुम शेयर्स बेचते थे, प्रीमियम पे बेचते थे, 10 का भाव था लेकिन तुम 20 रुपए में बेचते थे, तो वो जो 10 का प्रीमियम है उस वो एक अकाउंट में रखते थे, जिसको हम लोग कहते थे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। वहां से तुम खरीद सकते हो। क्या है समझ में आ रहा है? फेस वैल्यू 10 है लेकिन तुम बेच रहे हो 50 रुपए में, तो 40 रुपए का प्रीमियम, जो भी बंदा खरीद रहा है 40 रुपए का प्रीमियम देके खरीद रहा है, ठीक है। तो वो जो प्रीमियम उठा के तुम कहाँ पे, अपने पॉकेट में डालते हो या फिर कहाँ पे डालते हो? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो उस मनी को तुम टच कर सकते हो। क्या है समझ में? तीसरा है तुम्हारे, इन दोनों में अगर पैसा नहीं है, तुम एक काम करो, प्रोसीड कर लो, फ्रेश इशू कर लो, फ्रेश इशू, फ्रेश इशू, प्रोसीड। फ्रेश इशू क्या बताओ? प्रोसीड्स। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, ओके। फ्रेश इशू प्रोसीड का मतलब क्या होता है? फ्रेश इशू प्रोसीड का मतलब होता है कि तुम पैसा कलेक्ट करोगे, ठीक है। तुम नया इशू करोगे, नए शेयर्स इशू करोगे, और जो पैसा तुमको मिलेगा उस शेयर्स को इशू करने के बाद, जो पैसा तुमको मिलेगा उन शेयर्स को इशू करने के बाद, जो पैसा तुमको मिलेगा उन शेयर्स को इशू करने के बाद, उस पैसे से तुम बाय बैक करोगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि तुम सेम टाइप ऑफ शेयर्स जो है इशू नहीं कर सकते फॉर बाइंग बैक द सेम टाइप ऑफ शेयर्स, ठीक है, क्योंकि ये एकदम नॉनसेंस हो जाएगा। जैसे तुमको समझाता हूँ मैं, तुमको इक्विटी शेयर तुम बाय बैक करना चाहते हो, ठीक है। इक्विटी शेयर बाय बैक करना चाहते हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तुम शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा करोगे। तुम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, इक्विटी शेयर्स ही इशू कर रहे हो मार्केट में, और इससे तुमको पैसा मिल रहा है, इसी पैसे से तुम इक्विटी शेयर को दोबारा बाय बैक कर रहे हो। तो कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का, कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि तुम जो बाय बैक कर रहे हो उसका पूरा रीजन, जितने भी रीजन है वो डिफीट हो रहा है, क्योंकि तुम इक्विटी शेयर्स बाय बैक कर रहे हो, इक्विटी शेयर्स इशू करके, तो मार्केट में तो सेम ही लेवल के इक्विटी शेयर्स जाएंगे ना। क्या है समझ में आ रहा है दोस्तों? क्या है समझ में आ रहा है? हाँ जी,
तो इस बात का ध्यान रखना, सेम टाइप ऑफ शेयर्स तुम इशू नहीं कर सकते जिस शेयर से तुम बायबैक करना चाहते हो। क्या है, समझ में आ रहा है? इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? ओके, गॉट इट? ओके, चलो ये समझ में आ चुका, फ्री रिजर्व का मतलब ये सब कुछ समझ में आ चुका, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखेंगे हम लोग कंडीशंस ऑफ बायबैक। अब देखो, तुम्हारे कंपनी में एक अच्छा खासा कंडीशन होना चाहिए, तब जाके तुम बायबैक कर सकते हो। कंडीशंस ऑफ बाई बैक, क्या बताओ? कंडीशंस ऑफ बायबैक देख रहे हैं हम लोग। कंडीशंस ऑफ बायबैक, कौन से कंडीशंस होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है? नंबर 1 कंडीशन जो हम लोग देखेंगे, सबसे पहला कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन है कि कंपनी की एओए जो है उसमें अलाउ होना चाहिए। एओए में मस्ट अलाउ, ठीक है? अगर एओए डोंट अलाउ तो हम लोग क्या करेंगे? अमेंड कर देंगे। अमेंड एओए कैसे अमेंड करेंगे? एसआरएनजीएम पास करके, सिंपल फॉर्मेट है ये, नॉर्मली रहता ही है, ठीक है? क्या है समझ में? अगर नहीं अलाउड है तो क्या है समझ में आ रहा है? फिर बायबैक करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब तुम्हारा अप्रूवल लेना होगा। तुम बायबैक के लिए, सुनो एक चीज समझ दिमाग में रखो, तुम जो ये एसआरएनजीएम पास कर रहे हो, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास कर रहे हो, ये बायबैक के लिए पास नहीं कर रहे हो, तुम एओए को अमेंड करने के लिए पास कर रहे हो। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? अब देखो अप्रूवल, यहाँ पे अप्रूवल सिस्टम स्टार्ट होगा। सबसे पहले चाहिए होगा तुमको बोर्ड अप्रूवल। क्या चाहिए होगा? बोर्ड अप्रूवल। क्या चाहिए होगा बता दो? बोर्ड अप्रूवल। समझ में आ रहा है? बोर्ड अप्रूवल क्या करेगा? बोर्ड कितना अप्रूव कर सकता है? अप टू 10%। अप टू 10%। 10% किस चीज का? ऑफ द 10% ऑफ व्हाट बताओ? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, ठीक है? फ्री रिजर्व से यूज करोगे ना बायबैक करने के लिए। एंड जो तुम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या बताओ ना? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल तुम खरीद रहे हो, वापस से बायबैक करो, कितना करोगे? 10%, ठीक है? समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। तो अगर तुम्हारा बायबैक अप टू 10% है ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, इतना है, छोटा है बायबैक, तो तुम्हारा सिर्फ बोर्ड अप्रूवल से हो जाता है काम। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? तो आप एक काम करो, इस चीज को ना ऐसे लिख लो सो दैट तुमको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखो इस चीज को, बोर्ड अप्रूवल नीचे, अब ये ऊपर, ठीक है? तो अगर तुमको अप टू इतना करना है बायबैक, इतना ही करना है तुमको बायबैक, तो तुम्हारा बोर्ड अप्रूवल से चल जाएगा। दूसरा, अब तुमको चाहिए शेयर होल्डर्स अप्रूवल। शेयर होल्डर्स अप्रूवल कब चाहिए? अगर अप टू तुम 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व यूज कर रहे हो फॉर बाइंग बैक, ठीक है? तो तुमको चाहिए होगा स्पेशल रेजोल्यूशन। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? अब देखो इस चीज को समझो, छोटा बायबैक है तो बोर्ड अप्रूवल से काम चल जाएगा, बड़ा बायबैक है तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेंबर्स का परमिशन चाहिए होगा, ठीक है? गॉट इट? ओके, अब देखो, ठीक है, अगर तुम एक लिस्टेड कंपनी हो, अब देखो ये लिस्टेड कंपनी के लिए अलग से, अगर तुम एक लिस्टेड कंपनी हो फॉर लिस्टेड कंपनी, तो तुम्हारा जो मेंबर्स अप्रूवल देंगे ना, मेंबर्स अप्रूवल देंगे, ये तुम्हारा पोस्टल बैलेट के मेथड से होना चाहिए। पोस्टल बैलेट मेथड अप्रूवल। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये तुम दिमाग में रख सकते हो? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? समझ में आ चुका है? ओके, अब हम लोग देखेंगे ये कंडीशंस ए बी हो चुका है। अब देखो सी वाला कंडीशन ये है कि मैक्सिमम हम लोग कितना बायबैक कर सकते हैं। तो मैक्सिमम बायबैक अपने यहाँ पे मैंने बता दिया है, मैक्सिमम बायबैक 25% मेंबर्स के अप्रूवल से, तो 25%। क्या ये समझ में आ रहा है? 25% किस चीज का? ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कंपनी अपना पूरा कैपिटल उड़ा नहीं सकता, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक? अच्छा, बायबैक कर लिए।
अब डेट टू इक्विटी रेशियो जो होना चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशियो जो होना चाहिए, ये सबको पता होगा, आप सबको 2:1 होना चाहिए। क्या बताओ? 2:1 होना चाहिए आफ्टर बायबैक, पोस्ट बायबैक। पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए बता दो। पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 2:1। ठीक है, 2:1। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? 2:1 का मतलब डेट टू इक्विटी है। इसका मतलब ये कि तुम्हारा जो इक्विटी है ना, तुम्हारा जो इक्विटी है, इससे दुगना डेट हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। 3:1 ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा इक्विटी जो है उससे 3 गुना ज्यादा डेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 गुना ज्यादा हो सकता है, 2 into हो सकता है, ट्वाइस हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा तुम्हारा डेट नहीं होना चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, डेट टू इक्विटी रेशियो समझ में आ चुका, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखो, जो तुम बाईबैक करोगे ना, जो तुम बाईबैक करोगे वो हमेशा बाईबैक ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, पेड अप। इसका मतलब ये कि मार्केट में जिन्होंने फुल्ली पेड अप कर रखा है उन्हीं का शेयर्स तुम बायबैक कर सकते हो। ठीक है, क्या है समझ में आ रहा है? एफ, गैप बिटवीन टू बायबैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैप बिटवीन टू बायबैक, बायबैक कितना होना चाहिए? गैप बिटवीन टू बायबैक मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर मतलब 1 साल में 2 बार बायबैक नहीं हो सकता। क्या है समझ में आ रहा है? और कंप्लीशन टाइम कितना होना चाहिए? कंप्लीशन टाइम कितना होना चाहिए? कंप्लीशन टाइम का मतलब कि बायबैक एक बार आपने बोल दिया कि बायबैक करेंगे, कितने दिन के अंदर अंदर तुमको बायबैक कर लेना होगा? ये भी विद इन 1 ईयर। इस बात का ध्यान रखना। क्या है समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, गॉट इट। अब देखो मेथड्स ऑफ बायबैक, ये होगा मेथड्स ऑफ बायबैक। क्या बताओ? मेथड्स ऑफ बायबैक, मेथड्स ऑफ बायबैक की बायबैक तुम करोगे, अच्छी बात है, बायबैक करना है। ठीक है, सब लोग सपोर्ट करें, मम्मी पापा सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं तुमको। ठीक है, बायबैक करना है, करो करो करो, बायबैक करो। लेकिन मेथड क्या होना चाहिए बायबैक का? बायबैक का मेथड क्या होना चाहिए? 3 तरीके हैं। ठीक है, 3 मेथड्स है। पहला मेथड है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से तुम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शेयर्स मंगवा लो। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से तुम, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से तुम बायबैक कर लो। जो करंटली शेयर होल्डर्स है उनसे तुम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शेयर होल्डर शेयर्स जो है वो मंगवा लो। ठीक, दूसरा, दूसरा है ओपन मार्केट से। ओपन मार्केट से, क्या बताओ? ओपन मार्केट, ओपन मार्केट से तुम बायबैक कर सकते हो। तीसरा है जो तुम्हारा, तुमने इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी जो तुमने, सॉरी इक्विटी शेयर्स कह रहा हूँ, ईसॉप। ठीक है, ईसॉप स्वेट इक्विटी जो तुमने दिया था, ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, याद आ रहा है? फिर आता है स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो ये ईसॉप एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स तुमने जिनको भी दिया है उनका शेयर्स तुम वापस खरीद खरीद ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इन 3 मेथड से तुम बायबैक कर सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ चुका है। अब सुनो, जैसे तुमने बायबैक कर दिया, अब तुमने बायबैक किया क्यों? तुमने बायबैक किया क्यों? शेयर्स को तुम अपने पास रखना चाहते हो? हम्म, बताओ क्या करना है? शेयर्स के साथ करना क्या है? शेयर्स के साथ करना क्या है? ये है तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, बाईबैक के बाद जो भी तुमने शेयर्स मार्केट से गायब किया है, मतलब ले लिया है, उसको तुमको एक्सटिंग्विश करना है, डिस्ट्रॉय करना है। कितने दिन के अंदर अंदर? 7 दिन के अंदर। तो इसको याद रखो। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ शेयर्स, ये ऐसा लिख लो, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ बॉट बैक शेयर्स
within 7 days of बाईबैक कंप्लीशन। जैसे तुम्हारा बाईबैक कंप्लीट हो जाए 7 दिन के अंदर, तो तुमको डिस्ट्रॉय करना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? परमानेंटली हटा देना उनको, ठीक। अब देखो, तुम्हारा प्रोहिबिटेड है ये चीज, ठीक है, कि तुम फर्दर इशू नहीं कर सकते। बायबैक के बाद तुम फर्दर इशू नहीं कर सकते। सर अभी तो आपने कहा था सर, ये एक आपने तो सर बताया था कि ये बायबैक जो है उसके बीच में 2 बायबैक जो है उसके बीच में मिनिमम 1-2 बायबैक के बीच में एक, मतलब साल में एक बार ही हम लोग बायबैक कर सकते। ये बात अलग है जो मैं कह रहा हूँ, इसको सुनो अच्छे से। इसका मतलब है प्रोहिबिशन ऑफ फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, फर्दर इशू ऑफ शेयर्स। इसका मतलब ये है कि तुमने बायबैक किया, ठीक, बायबैक किया, अब दोबारा बायबैक कब करना है? 1 साल बाद तुम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन तुमको बायबैक करने के बाद तुम फिर से तुम्हारा मन में चल रहा है कि यार शेयर इशू कर देते, यार शेयर इशू करते, मेरे को पैसा चाहिए, शेयर इशू करते। ये तो तुमको बायबैक से पहले सोचना चाहिए था कि तुम बायबैक कर रहे हो, पैसा लगा के बायबैक करो, अब तुमको पैसा चाहिए, तुमको बाद में पैसा की ज़रूरत पड़ सकता है, ये तुमको पहले सोचना चाहिए था, राइट। लेकिन तुमने पहले सोचा नहीं है। तो तुम्हारे लिए एक प्रोविजन ये है कि प्रोहिबिशन ऑफ फर्दर बायबैक के बाद तुम फिर से शेयर इशू कर सकते हो, लेकिन 6 महीने बाद, ठीक है। क्या बताओ? आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। आफ्टर प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन लिखा है ना, तो आफ्टर कैसे लिखेंगे? प्रोहिबिशन ऑफ फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, फर्दर इशू ऑफ शेयर्स फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। तो अभी बायबैक कंप्लीट कर लिया, तो आज से 6 महीने के बाद तुम बायबैक सॉरी फर्दर इशू कर सकते हो ऑफ शेयर्स, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शन को बहुत अच्छे से याद रखना। एक्सेप्शन ये है, पकड़ ले तूने पहले से प्रॉमिस कर रखा है कि हम लोग शेयर तुमको इशू करेंगे, ये बायबैक से पहले तुमने प्रॉमिस कर रखा है। बायबैक से पहले सर कौन सा प्रॉमिस होता है? जैसे तुमने बोनस देने के लिए बोल रखा है, बोनस शेयर, बोनस शेयर्स देंगे, बोनस शेयर देंगे, तुमने पहले से बोल रखा है, ये बायबैक से पहले तुमने बताया था बोनस शेयर देंगे। तो पहले से कमिटेड थे ना, कमिटमेंट था तुम्हारा पहले से, तो तुम ये कमिटमेंट पूरा कर सकते हो, तो बोनस शेयर इशू कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये भी तुम इशू कर सकते हो, ठीक। क्या है, समझ में आ रहा है? और तीसरा है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन ये होता है जैसे हम लोग डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रेफरेंस को इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं, वारंट्स को शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं। ये कुछ कन्वर्जन के चीज़ है जो तुम पहले से कमिटेड रहते हो, पहले से तुम्हारा पहले से कमिटमेंट रहता है। क्या रहता है बताओ? पहले से तुम्हारा यहाँ पे कमिटमेंट रहता है ये कन्वर्जन का, कि जो डिबेंचर्स है उनको हम लोग कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, याद आ रहा है? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को हम लोग क्या कर देंगे बताओ? इक्विटी में चेंज कर देंगे, प्रेफरेंस को इक्विटी में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे कन्वर्जन्स, ईसॉप, बाय बोनस शेयर, ये पहले से तुम कमिटेड रहते हो, 1 साल पहले से तुम कमिटेड रहते हो, तो तुम्हारा जो कमिटमेंट है उसको तुम पूरा कर सकते हो। ये एक प्रकार का इश्यू ऑफ शेयर ही है। तुम इशू कर रहे हो बोनस शेयर, इशू कर रहे हो ईसॉप, इशू कर रहे हो इक्विटी, इशू कर रहे हो कन्वर्जन, क्योंकि डेट से इक्विटी में कन्वर्ट हो रहा है, ये इशू कर रहे हो तुम। समझ में आ रहा है? ये अलाउड है, 6 महीने के अंदर ही अलाउड है। तुमने आज बाय बैक किया, कल कर लो बोनस शेयर, ठीक है, उसके बाद ई सॉप कर लो, उसके बाद कन्वर्जन कर लो, ये अलाउड है। क्या है, समझ में आ रहा है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ईजी लग रहा है चीज़ें? हाँ जी, क्या है, समझ में आ रहा है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। अब सुनो कि नेक्स्ट है ऑफर पीरियड, देखेंगे। ये आ चुके हैं हम लोग, नेक्स्ट और एक पेज ले लेंगे, या फिर यहीं पे करवा दे। यहाँ पे जगह तो है भाई, टेंशन नहीं लेना, जगह तो है दोस्तों, छोड़ यार। चलो यहाँ से एक लाइन दे देता है, ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये करेंगे हम लोग, के समझो कि नेक्स्ट है हमारा ऑफर पीरियड।
ऑफर पीरियड मतलब ये जो बायबैक का ऑफर है, ये तो ऑफर कर रहे हो ना तुम कि कोई कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिनको अपने शेयर्स को बेचना है कंपनी को। शेयर होल्डर्स बोलेंगे हम लोग क्यों बेचेंगे, कंपनी कहेगा हम लोग दुगना दाम देंगे, हम लोग ज़्यादा पैसा देंगे, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे ज़्यादा देके हम लोग तुमसे खरीद लेंगे हमारा शेयर। तो शेयर होल्डर्स जो है उन वो लोग भी खुश, वो लोग कहेंगे वाह 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 अच्छी बात है अच्छी बात है। तो ऑफर पीरियड जो है ना, कि ये जो ऑफर है कि तुमको हम लोग ज़्यादा प्राइस से तुम्हारे शेयर्स को खरीद लेंगे, ये ऑफर मिनिमम 15 दिन के लिए होना चाहिए, 15 डेज, और मैक्सिमम जो है याद रखो 30 डेज के लिए होगा ये ऑफर पीरियड। क्या है समझ में? उसके बाद तुम नहीं कह सकते सर मेरा भी शेयर खरीद लो वापस। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखेंगे हम लोग रजिस्टर ऑफ बायबैक, इसका फॉर्म तुम लिख दो, रजिस्टर ऑफ बायबैक। ये जो रजिस्टर ऑफ बायबैक होता है ये SH10 में मेंटेन किया जाता है, इसको याद रखना, ठीक है। अब ROC की कंप्लायंसेस को देख लेंगे, ROC की कंप्लायंसेस को देख लेंगे, ROC कंप्लायंस, ROC की कंप्लायंस को देख लेंगे। सीधा बात देखो, ROC की क्या 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 कंप्लायंस हो सकते हैं। सबसे पहले क्या पास कर रहे हो तुम, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, तो जब भी तुम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे तुमको MGT 14 करना ही है फाइल, ठीक है। अब फिर आता है लेटर ऑफ ऑफर। लेटर ऑफ ऑफर जो होता है, लेटर ऑफ ऑफर जो होता है वो है SH8 में ऑफर कर रहे हो ना। उसके बाद है सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन, सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन ये होता है तुम्हारा SH9 में, ठीक है। फिर पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद तुम्हारा रिटर्न फाइल करना होता है, ठीक है, रिटर्न आफ्टर कंप्लीशन, यह SH11 में, ठीक है। इसको याद रखो, इन फॉर्म नंबर्स को याद रखो, काफ़ी है, इतना याद रखो काफ़ी है जितना मैं करवा रहा हूँ। सर इतना याद रखना ही है, आंसर है यस, ठीक है, 100% इतना याद रखना ही है, ठीक है। अच्छा सर सॉल्वेंसी, सर ये सब कुछ समझ में हो चुका है सर, ये सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन समझ में नहीं आ रहा है सर। सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन, सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि डायरेक्टर्स बोलते हैं कंपनी नेक्स्ट 1 ईयर में बैंकरप्ट नहीं होगी, ठीक है, कंपनी जो है बंद नहीं होने वाला है, कंपनी बंद नहीं होने वाला है, इसका गारंटी देता है कौन, कंपनी देता है, ठीक है। ये फॉर्म फिल करके SH9 फिल करके कि 1 साल में ये बैंकरप्ट नहीं होने वाला, हम लोग ऐसे ही बाय बैक कर रहे हैं, टेंशन ना लो, ठीक। तो ये चीज, इसको कहा जाता है सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन। क्या है समझ में आ रहा है? अच्छा, बायबैक जो होगा ना, बायबैक जो होगा ये एक सेपरेट बैंक अकाउंट में होगा, क्या बताओ, सेपरेट, सेपरेट बैंक अकाउंट में होगा, ठीक है, सेपरेट बैंक अकाउंट में होगा, इस बात का ध्यान रखना है। बायबैक के लिए हमेशा एक अलग बैंक अकाउंट रखना होता है, जो भी पैसा आएगा वो बायबैक करने के बाद जो भी पैसा आएगा वो उस सेपरेट बैंक अकाउंट में रहेगा, समझ में आ रहा है? ओके, उसके बाद हम करेंगे पकड़ लो, इसको मैं तुमको समझा देता हूँ एक चीज, ठीक है, पकड़ लो। ये है राम, ठीक है, ये है श्याम, ये है जोदू, ये है मोदू, राम श्याम जोदू मोदू, राम श्याम जोदू मोदू। कंपनी ने कहा बायबैक करेंगे, तो राम ने 100 शेयर वापस करने के लिए बोला है, श्याम ने 50 शेयर वापस करने के लिए कहा है, जोदू ने 200 शेयर वापस करने के लिए कहा है, एंड मोदू ने भी 50 शेयर वापस करने के लिए अग्री किया है कि हाँ हम लोग वापस करेंगे इतने इतने शेयर्स, ठीक है। अब इनको जो है ना सारे शेयर्स कंपनी एक्सेप्ट करेगा ऐसा कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि तुमने अगर 200 शेयर देने के लिए बोला है, तुमने कहा कि मैं 200 शेयर दूंगा, तो कंपनी एक्सेप्ट करेगा तब ना, क्योंकि कंपनी को सबसे शेयर लेना है, बहुत सारे लोग हैं सबसे शेयर लेना है, तुम्हारा पूरा शेयर ले लेंगे ऐसा तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो सबका पकड़ लो 50-50 ही लिए है कंपनी ने, 50-50-50-50, ठीक है, 50-50। तो बाकी का क्या हो गया, बाकी का कंपनी वापस कर देगा, तुमने जो शेयर्स कंपनी को भेजा है वो कंपनी क्या कर देगा, वापस कर देगा, तुमको बोलेगा बेटा तू रख अपना शेयर अपने पास, अपने को नहीं चाहिए। प्रोपोर्शनेट बेसिस में होता है, इस बात का तुमको ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो लोग करेंगे
पेनल्टी देख लेंगे, पेनल्टी देखेंगे। हमेशा याद रखना कंपनी जो है उसके ऊपर ₹1 लाख से लेकर ₹3 लाख तक का फाइन लग सकता है। एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो है उसके ऊपर भी ₹1 लाख से लेकर ₹3 लाख का फाइन लग सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? अच्छा, एक चीज तुमको अकाउंट्स में तुमको देखने को मिलेगा जब तुम बायबैक करोगे अकाउंट्स में, कि जब भी तुम बायबैक करोगे ना, बायबैक करोगे, ठीक है, बायबैक करोगे, कहाँ से कर रहे हो? फॉर एग्जांपल फ्री रिजर्व से कर रहे हो, फ्री रिजर्व से कर रहे हो। फ्री रिजर्व से तुमने बायबैक किया, जितना तुमने बायबैक किया, फॉर एग्जांपल ₹10 करोड़ तुमने पैसा यूज किया फ्री रिजर्व से, इक्वल अमाउंट ऑफ मनी जो है, इक्वल अमाउंट जो है तुमको ट्रांसफर करना होगा। क्या करना होगा? ट्रांसफर करना होगा इन CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में तुमको ट्रांसफर करके रखना होगा। अंडरस्टूड? गॉट इट? ये तुम्हारा थ्योरी है तो तुमको थ्योरी जैसा लेना है इस चीज को। प्रैक्टिकल जब तुम अकाउंट्स करो, क्योंकि एक ही ग्रुप में है ना तुम्हारा, जो ये अकाउंट्स एक ग्रुप में लाने का रीजन क्या है? क्योंकि तुमको ये एक्सप्लेन करने के लिए तुमको रिजोनेट कर पाओगे जब तुम अकाउंट्स करोगे कि हम लोग CRR में क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं सेम अमाउंट, इक्वल अमाउंट। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है वैसे। अब देखो नेक्स्ट, बायबैक कब अलाउड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, व्हेन बायबैक इज नॉट अलाउड, व्हेन बायबैक इज नॉट अलाउड, पहला रीजन देखो, फर्स्ट रीजन है तुम अगर सब्सिडरी रूट से बायबैक करना चाहते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू अ सब्सिडरी कंपनी तुम बायबैक करना चाहते हो, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो सब्सिडरी रूट लिख देता हूं मैं, सब्सिडरी रूट से बायबैक करना अलाउड नहीं है। ठीक है, दूसरा, इन्वेस्टमेंट कंपनी रूट से भी अलाउड करना, बायबैक करना अलाउड नहीं है। मतलब तुम इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज के थ्रू बायबैक कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कंपनी, तुम अपने सब्सिडरी को यूज नहीं कर सकते बायबैक करने के लिए, तुम इन्वेस्टमेंट कंपनीज या फिर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज को यूज नहीं कर सकते बायबैक करने के लिए, इतना तुम दिमाग में रखो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ABC लिमिटेड बायबैक करना चाहता है बट थ्रू इट्स सब्सिडरी PQR। ठीक है, ऐसा कोई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया तो तुमको लिखना है बेटा, उसको बायबैक करना है खुद की कंपनी से ही बायबैक करेगा, वो ना तो अपने सब्सिडरी को यूज करेगा ना तो किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट कंपनी को यूज कर सकता है फॉर बायबैक। ठीक है, अगर तुम डिफॉल्ट हो गए डिपॉजिट में, डिफॉल्ट हो गए किस में? डिपॉजिट में, जो भी डिपॉजिट अमाउंट है वो तुम फिर वापस नहीं कर पाए, डिबेंचर्स। लास्टली डिविडेंड। इस प्रकार के अगर तुमने किसी प्रकार का डिफॉल्ट कर दिया, डिफॉल्ट हो गया डिपॉजिट रीपेमेंट करने में, डिबेंचर्स को, डिविडेंड को देने में, तुम डिफॉल्ट कर लिए, ठीक है, क्या बताओ, फटाफट बता दो। हाँ जी, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, समझ में आ रहा है? रीपेमेंट ऑफ, बताओ, डिपॉजिट, इंटरेस्ट, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड, टर्म लोन, ये सब आ जाता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स, इंटरेस्ट, टर्म लोन, तो तुमको ये याद रखना है, इतना याद रखना है कि तुमने डिफॉल्ट किया है किसी प्रकार का। देखो एकदम सिंपल लॉजिक लगाना है, ठीक है, एग्जामिनेशन में ये दो तुमको याद रखना है बाय हार्ट। इसको बाय हार्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम दिमाग में लगा सकते हो। सिंपल बात है, तुम्हारे पास कंपनी में अगर पैसा इतना ही है तो तुम्हारा जो डिपॉजिट है उसको रीपेमेंट करो, ठीक है, डिविडेंड पेमेंट करो जो तुमने प्रॉमिस किया था,
ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स जो है इंटरेस्ट पेमेंट का। तो ये सारे जो है ना, ये तब तुम अगर तुमने नहीं किया इनका पेमेंट प्रॉपरली, अगर तुमने नहीं किया है तो तुम किस हक से अपने शेयर्स को वापस ले रहे हो? मतलब ये तो तुम्हारा मतलब ये जो चीज़ है ना, ये रॉयल वाला चीज़ हो गया, बाय बैक कर लेना अपना पूरा शेयर्स। ठीक है, ये जो अमीरों वाले हरकत कर रहे हो, बायबैक करना चाहते हो अपने शेयर्स को, इससे पहले तुम झांक के देखो बेटा तुम्हारा कोई लोन का डिफॉल्ट तो नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास पैसा है तो उस लोन के डिफॉल्ट को पेमेंट करने के लिए पैसे को यूज करो। तो कंपनी में किसी भी इस प्रकार का डिफॉल्ट अगर हो जाए तो तुम बायबैक नहीं कर सकते। क्या ये समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो ये हो चुका है, ठीक है, अब हो गया, खत्म, कंप्लीट। ठीक है, अगर क्वेश्चन पकड़ लो एग्जामिनेशन में सब पूछ लिया ना, तो 1 2 3 4 लिख के आ सकते हो, ऐसा पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी तुमको एक बार जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ। वाई बाय बैक, तो इसको रट्टा लगा लेना है। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नंबर 1 मैंने तुमको सबसे पहले क्या बताया था, बताओ। हाँ जी बताओ। इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर। दूसरा एग्जांपल दे दो। इम्प्रूव रिटर्न, इम्प्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल। ठीक है, नेटवर्थ को इम्प्रूव करने के लिए, नेटवर्थ को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स को एनहेंस लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, लास्टली ये यहाँ पे बहुत कुछ लिखवा दिया। लास्ट ये तुम रिमेंबर कर सकते हो, जो तुम याद कर सकते हो वही लिखवा रहा हूँ मैं। ठीक है, प्रिवेंट अनवेलकम बिडर्स, बिडर्स। ठीक, अनवेलकम बिडर्स, कोई भी आके आंडू पांडू तुम्हारा शेयर खरीद के जा रहा है, स्टेक लेकर जा रहा है बहुत अच्छा खासा। तो इसी में ये जो मैंने करवाया, इसी में तुम्हारा पूरा बायबैक कंप्लीट हो गया। सर ये क्या मैं अवेलेबल हो जाएगा क्या? सर नहीं, ये आपको अवेलेबल नहीं होगा एकदम। आपको क्या करना है, आपको ये लिख लेना है। ठीक है, ये अच्छे से लिख लेना है, नोट कॉपी में लिख लेना है। ऑलराइट, चलो बायबैक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सीधा जाएंगे कि क्या क्या बचा है देख लेते हैं। बायबैक पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, सोर्सेज से लेके पूरा करवा दिया मैंने। तो हम लोगों ने वाई कंपनीज चूज टू बायबैक ये भी देख लेना है। ठीक, अब हम लोग करेंगे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के बाद मैं एक चीज देख लूं, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करेंगे उसके बाद फॉरफीचर ऑफ शेयर, सरेंडर ऑफ शेयर, फॉरफीचर, ये तो नॉर्मल एक एक वर्ड का चीज़ है, ये मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा, लिखवाने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ से तुम्हारा बहुत अच्छा खासा होमवर्क स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ये एकदम इजी पीजी चीज़ है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ठीक है, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, ये सब कुछ जो है बहुत इजी पीजी है। तो ये आपको घर में होमवर्क के तौर पे मैं तुमको देने वाला हूँ। मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा प्राइवेट कंपनीज क्या होते हैं, ये तुम मेरे से उम्मीद मत करो कि मैं तुमको ये समझाने वाला हूँ। प्राइवेट कंपनीज, कंपनी लॉ के इतने सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। प्राइवेट कंपनीज क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद पब्लिक कंपनीज क्या होता है, एंड ऑल दिस थिंग्स, इंटीमेशन टू डिपॉजिट, ये तो अलग चीज़ है। ड्यूली स्टैम्प्ड का मतलब क्या होता है, ये एकदम JIGL वाला चीज़ हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये है कि रेमेडी बताओ कि बोर्ड रिफ्यूजेस रजिस्ट्रेशन और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। बोर्ड ने रिफ्यूज कर दिया कि ट्रांसफर नहीं करेंगे, ट्रांसमिशन नहीं करेंगे, तुम क्या करोगे? सीधी बात, ट्रिब्यूनल के पास जाओगे बापू। और क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या करेगा? ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, अपील टू ट्रिब्यूनल। पब्लिक कंपनी भी ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। और कहाँ जाओगे तुम? समझ में आ रहा है? तो ये ओके, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो हम लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है, उसमें अगर तुम रेक्टिफाई करना चाहते हो, रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो दोस्तों, तो तुमको ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेना होगा, अपील टू द ट्रिब्यूनल। ये नॉर्मल चीज़ है। ये जो चीज़ है ना, ये जैसे दाल भात नहीं होता उसी प्रकार से होता है। ये तुमको
अपने अंदर से तुमको एग्जामिनेशन में लिख के आना है कि हाँ ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेंगे। क्या कहेंगे ट्रिब्यूनल को कि एक इंसान का नाम जो है हम लोगों ने गलती से लिख दिया है, उस नाम को हम लोग ओमिट जो है रॉन्गली ओमिट हो चुका है, या फिर किसी नाम जो कोई नाम जो है जो होना चाहिए था वो रॉन्गली ओमिट हो चुका है, ठीक है, कोई डिफ़ॉल्ट है, समझ में आ रहा है, अननेसेसरी डिले है, पर्सन का नाम वहाँ पे लिखा नहीं है, तो इन सारे कारणवश हम लोग चाहते हैं कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के रजिस्टर पे हम लोग चेंजेस करें। तो ये सारा चीज़ ठीक है, ये सब एग्जामिनेशन में नहीं आता दोस्तों। ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर ये नॉर्मल घर में रीड करना एकदम बैठ के, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू माइनर रीड करना घर में बैठ के, ठीक है, जब भी टाइम मिल जाए टाइम पास करने के लिए रीड कर सकते हो। फिर उसके बाद आ गया ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू पार्टनरशिप फर्म, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, ट्रांसफर एक्ट एज अ ट्रस्टी, ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन में एक हल्का सा तुमको डिफरेंस समझा दो। एक होता है ट्रांसफर, एक होता है ट्रांसमिशन। मैंने शायद यहाँ पे टेबल भी बना रखा है, देख लो एक बार। हाँ देखो, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, ठीक है। सिंपल चीज मैं तुमको समझाता हूँ इसको याद करने के लिए। ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है। ट्रांसफर ऑटोमेटिक नहीं होता, ट्रांसफर तुम करते हो। ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तुम्हारे घर में किसी के पास शेयर था, वो मर गया बंदा, ठीक है, तो उसने जिसको अपना नॉमिनी बना रखा है उसके पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा वो शेयर्स। क्या है समझ में? उसको कहा जाता है ट्रांसमिशन। एंड ट्रांसफर है कि अपनी मर्जी से ट्रांसफर करना। करेक्ट, ये तुम यहाँ से कर लेना है। दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, इसको देख लेना है आराम से, ठीक है। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन को आराम से देख लेना है यहाँ पे। बस अगर जॉइंट होल्डर है, दोनों एक साथ शेयर होल्ड कर रहे हैं, एक का मृत्यु हो गया तो जो बचा है वही ओरिजिनल शेयर होल्डर, सर्वाइवर आर रिकॉग्नाइज्ड एज द होल्डर्स। सिंपल बात। ट्रांसपोजिशन मतलब नाम चेंज करना। फॉर एग्जांपल किसी का नाम लिखा है राम श्याम, और तुम कंपनी के को कह रहे हो कि राम श्याम मत लिखो, श्याम राम लिखो। दो जॉइंट होल्डर है, मेरा नाम पहले लिखो, उसका नाम बाद में लिखो। चेंज द ऑर्डर ऑफ देयर नेम्स इन द रजिस्टर, ठीक है। क्या तुम शेयर्स को गिरवी रख सकते हो? आंसर है यस, हाँ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, क्योंकि शेयर्स जो है गुड के डेफिनेशन में आता है, ठीक है, गुड के डेफिनेशन में आता है एज पर द सेल ऑफ गुड एक्ट। गुड इंक्लूड करता है स्टॉक एंड शेयर्स, याद करना इस चीज को, ठीक है। नॉर्मल एक एक लाइन का प्रोविजन है और कुछ नहीं है। डिपॉजिटरी सिस्टम जो है, तुमको डिपॉजिटरी सिस्टम यहाँ से करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तुम CMSL जब करोगे वहां से तुम कर लोगे डिपॉजिटरी सिस्टम। इंडिया में दो प्रकार के डिपॉजिटरी सिस्टम है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है, दोनों कंपनी है। अब देखो बात यह है कि डिपॉजिटरीज क्या होता है, तुम्हारा शेयर वहीं पे उनके पास स्टोर रहता है, उनके पास तुम्हारे शेयर्स जो है वो स्टोर्ड रहते हैं। क्या रहते हैं बताओ? स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्रीज में स्टोर रहते हैं उनके पास, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में। ये सब बेकार चीज़ है, ये सबको एकदम टाइम पास चीज़ है, ठीक है। डीमेटलाइजेशन एंड डीमेटलाइजेशन का मतलब है अगर तुम्हारे पास फिजिकल शेयर है उसको डिजिटल शेयर में कन्वर्ट करना, एंड अगर तुम्हारे पास डिजिटल शेयर है उसको फिजिकल शेयर में कन्वर्ट करना। इसको कहा जाता है डीमेटलाइजेशन एंड रीमेटलाइजेशन। डी मतलब फिजिकल को तुम्हारा क्या कहते हैं इसको, फिजिकल शेयर्स को तुमको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, एंड रीमेटलाइजेशन को दोबारा से बनाना, मतलब तो जो तुम्हारा डिजिटल फॉर्मेट में है उसको तुमको फिजिकल शेयर में कन्वर्ट करना। सिंपल चीज। क्या अपने आप कर सकते हो? नहीं बेटा, डिपॉजिटरी को अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी का ये सब मत करो बेटा, टाइम पास नहीं करना है यहाँ पे।
इश्यू ऑफ शेयर्स हमेशा डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही होगा, पहले होता था फिजिकल सर्टिफिकेट, अब नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। 2023 के बाद सारे डीमेटेरियलाइजेशन हो जाते हैं, मतलब फिजिकल शेयर का झंझट ही नहीं, ठीक है। उसके बाद खत्म, यहाँ पे चैप्टर खत्म। अभी हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ये मैंने तुमको दिखा दिया कि कहाँ कहाँ कौन सा चीज करना है, कौन सा चीज इग्नोर करना है, वो मैंने तुमको बता दिया है, ठीक। अब हम लोग करेंगे, एक टॉपिक बच चुका है, वो हम लोग करेंगे अच्छे से, अच्छे से कर लेंगे टॉपिक, ठीक है। कहाँ गया, कहाँ गया, ये आ गया, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। हाँ, हम लोग करेंगे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 66, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक, पिद्दू सा टॉपिक है, करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। देखो, एक पेज ले लेता हूँ दोस्तों, मैं पेज में ही कंप्लीट करवा दूंगा। जिंदगी में सब कुछ लेना है दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 66, क्या देखेंगे, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 66, क्या देखेंगे, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 66, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहले कंपनी अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस क्यों करेंगे, वाई, ये है क्वेश्चन। आंसर है नंबर 1, रिटर्निंग सरप्लस कैपिटल। क्या बताओ, रिटर्निंग सरप्लस कैपिटल, ठीक है। कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, समझ में आ रहा है, कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, तो उसको कंपनी क्या करेगी, कंपनी क्या कर देगी, अपने सरप्लस को वापस कर देगी, किनको, शेयर होल्डर्स को। क्या ये समझ में आ रहा है, रिटर्निंग सरप्लस कैपिटल, समझ इसको। अच्छा, यहाँ पे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है, ठीक है, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना, शेयर का जो दाम है उसको रिड्यूस करना, फिर से समझ, शेयर का जो कैपिटल है उसको रिड्यूस करना। शेयर्स यहाँ पे बाईबैक नहीं हो रहा है, इसमें शेयर्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, अब समझो। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है रिटर्निंग सरप्लस कैपिटल। फॉर एग्जांपल, कंपनी जो है, कंपनी के बिजनेस को चाहिए 100 रुपये, ठीक है, लेकिन कंपनी के पास कितना आया है, 150 आया है, तो कंपनी 50 रुपये बेकार में अपने पास नहीं रखेगा, वो वापस कर देगा अपने शेयर होल्डर्स को। क्या ये समझ में आ रहा है, क्या ये समझ में आ रहा है, तो अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना, शेयर का वैल्यू कितना कर देना, 100 कर देना, 150 नहीं 100 कर देना, ठीक है, बाकी 50 रिटर्न कर देना। गॉट इट, समझ में आ रहा है। दूसरा रीजन, एलिमिनेटिंग लॉसेस, एलिमिनेटिंग लॉस को कैसे एलिमिनेट करे, देखो, कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, कंपनी डिविडेंड भी नहीं दे सकता, क्योंकि कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, सिंपल चीज। अब कंपनी के पास जो शेयर कैपिटल है उसका वैल्यू कम करके जो पैसा है उसको यहाँ पे एडजस्ट कर दो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, कैपिटल रिड्यूस करके लॉसेस को एडजस्ट कर देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कंपनी का कैपिटल पर शेयर का दाम है 100 रुपये, कंपनी ने उसको कर दिया 80 रुपीज़, बाकी 20 रुपीज़ उसने कहाँ पे यूटिलाइज किया, लॉसेस को एडजस्ट करने के लिए, लॉसेस को ADJUST एडजस्ट करने के लिए। क्या ये समझ में आ रहा है, क्या ये समझ में आ रहा है। फिर कोई कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का चक्कर है, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का चक्कर है, तो अगर कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है तो कैपिटल सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ये अलग अलग, मतलब जब तुम करोगे कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट तब तुम देखोगे यहाँ पे कि कैसे ये रिस्ट्रक्चर होता है, ठीक। नेक्स्ट तुम्हारा है, ये तुमको ये रिमेंबर करना है, राइट ऑफ लॉस्ट कैपिटल। क्या बताओ, राइट ऑफ लॉस्ट कैपिटल, इसका मतलब ये है कि कंपनी के बुक में, इसको समझो अच्छे से, कंपनी के बुक में पकड़ लो 100 रुपये कैपिटल में लिखा है,
कि कैपिटल कितना है, 100 है, बट एक्चुअल में पता है कैपिटल कितना है उन कंपनी के पास? एक्चुअल में है 60, लेकिन बुक में लिखा है 100। तो 40 जो है वो फेक है, ₹40 जो है ये फेक है। तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? कंपनी 40 को हटा देगी। कंपनी क्या करेगी? 40 को हटा देगी, क्योंकि कंपनी पास एक्चुअली 60 ही है, तो 40 को हटा के ये 60 रखेगा। ये जो 100 है ये रिमूव कर देगा 40। क्या ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इसको रिमूव कर देगा, तो कंपनी का शेयर कैपिटल घट गया, कि पहले 100 दिखा रहा था, अब कितना हो गया? 60 हो गया। तो शेयर कैपिटल को घटाना, क्या है समझ, इसको कहा जाता है रिडक्शन। इन सब चक्करों में अगर तुमको पढ़ना है तो तुमको क्या पास करना होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन तुमको पास करना है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा तो MGT 14 पास होगा। तो तुमको कोई फॉर्म नंबर याद नहीं हो सकता, तुम एकदम भुलक करो, कम से कम 14 वाला याद कर लो। कहीं पे भी तुम 14 डाल दो, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, बोलेगा बेटा उसको तो फॉर्म पता है। कहीं पे स्पेशल रेजोल्यूशन लिख रहे हो, वहां पे 14 घुसा देना है। क्या है समझ में आ रहा है? ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रिब्यूनल अप्रूवल वो देखेगा अच्छे से, ठीक है। कंपनी डायरेक्टली कैपिटल को रिड्यूस नहीं कर सकती, कोर्ट मतलब ये NCLT जो है वहां पे जाएगा। समझ में आ रहा है? तभी जाके वो अगर ग्रीन सिग्नल दिखाएगा तभी जाके तुम कर सकते हो, ठीक। क्या है समझ में आ रहा है? अच्छा, सिंपल चीज, कंपनी कब ये सब नहीं कर सकती? कैनॉट डू, तो सिंपल चीज है डिफॉल्ट कर देना। कंपनी डिफॉल्ट है, कहाँ पे डिफॉल्ट है? अपने डिपॉजिट को पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर लिया है, तो इन सब चक्करों में कंपनी जो है अलाउड नहीं कर सकता, ठीक है। लोन वगैरह ले रखा है, ठीक है, एंड ऑल दिस। तो क्रेडिटर्स का सबसे पहले पैसा वापस करो, उसके बाद ये सब तामझाम करो, ठीक है। अब ये तुम ट्रिब्यूनल के पास जाते हो ना, ट्रिब्यूनल अपने आप तो कैसे देखेगा? तो ट्रिब्यूनल नोटिस भेजता है, इसको नोटिस भेजा, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस भेजेगा, क्रेडिटर्स को नोटिस भेजेगा, ROC को नोटिस भेजेगा, सेबी को नोटिस भेजेगा अगर तुम लिस्टेड वगैरह हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा NCLT जो है वो पूरा चेक करेगा कि सब लोग सहमत है कि नहीं इस रिडक्शन से, तब जाके, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ना, ये 3 महीने का होता है। 3 महीने के अंदर अंदर तुमको अप्रूवल मिल जाना चाहिए। अगर 3 महीने के अंदर अंदर किसी प्रकार का वार्तालाप उनके साइड से नहीं हुआ, इसका मतलब है बाई डिफॉल्ट कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम कर सकते हो। क्या है समझ में आ रहा है? ओके, अच्छा, उसके बाद अच्छा नेक्स्ट जो है एक टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं। टॉपिक को बता देता हूँ मैं। डिमिनिशिंग ऑफ शेयर्स, क्या बताओ? डी यू मी डिमिनिशिंग का गया, डिमिनिशिंग डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल। इसका मतलब डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है? अनइशूड शेयर को कैंसिल करना, सिंपल चीज। क्या बताओ? अनइशूड शेयर, ये इशूड नहीं होता, ये क्या होता है? अनइशूड शेयर्स को कैंसिल करना, अनइशूड शेयर को कैंसिल करना। एग्जाम्पल बताऊं? एग्जाम्पल के तौर पे समझ ले, कंपनी है, कंपनी ने 1,00,000 शेयर इशू किया है, ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन लोगों ने सिर्फ 70,000 सब्सक्राइब किया है, समझ में आ रहा है? बाकी बचे कितने? 30,000, ठीक है। तो ये 30,000 को क्या कर देंगे? कैंसल। इसको कहते हैं डिमिन्यूशन। बताओ क्या? डिमिन्यूशन ऑफ शेयर्स, ठीक। ये रिडक्शन नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये कभी मार्केट में गया ही नहीं, तो रिड्यूस कैसे हो गया, है ना? तो इस देखो, डिमिनिशन ऑफ शेयर्स में ना NCLT का अप्रूवल नहीं चाहिए होता, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, तो डिमिनिशन ऑफ शेयर्स किस किस को कहा जाता है? तो सर ये तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना हम लोग। तो डिमिनिशन ऑफ शेयर्स किस किस को कहा जाता है? देखो, अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स को जब तुम कैंसिल करते हो तो इसको हम लोग कहते हैं डिमिनिशन, ये रिडक्शन नहीं है।
ठीक है, समझ में आ रहा है? रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स को जब तुम रिडीम करवा लेते हो तो वो क्या है, रिडक्शन नहीं है, ये डिमिनिशन है। फॉर फीचर करते हो शेयर्स का तो वो क्या है, कैंसिल है, ये क्या है, डिमिनिशन हो जाता है। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद बाई बैक करते हो तो ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी सेपरेट अकाउंट में, सेपरेट सेक्शन में देख रखा है, तो ये रिडक्शन नहीं होता। बाई बैक इसको हम लोग रिडक्शन की कैटेगरी में नहीं लेते। लेकिन कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट तो हम लोगों ने देखा है, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट ये सब जो है रिडक्शन के अंडर में नहीं आता। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, गॉट इट। इतना याद रखो, काफ़ी है। जितना मैंने करवाया उतना याद रखो, काफ़ी है। इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है दोस्तों। बाकी जो छोटे मोटे चीज़ है ये तुमको घर में बैठ के रिवाइज करना होगा, बाकी कुछ है ही नहीं, छोटा मोटा चीज़ है और कुछ नहीं है। घर में बैठ के आराम से पढ़ो, ठीक है, छोटा मोटा टॉपिक है, टॉपिक भी नहीं है, मतलब रेगुलर चीज़ें हैं। इसी के साथ ये चैप्टर पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।